चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो 2017 में सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करते हैं। जिस क्वेश्चन में इस तरीके से बताया गया था कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो बड़ा ही आसान था क्योंकि आप डिफाइन कर सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी and the formula of electric flux is given by phi बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आपको याद है, साथ ही आप इसमें कह सकते थे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये आया कि एक स्क्वायर है जो किसी प्लेन में रखा हुआ है और इस स्क्वायर की जो चारों साइड है वो dd है और इसके सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से d/2 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ एक चार्ज पड़ा है Q। मतलब एक इस तरीके से शीट है, मैं आपके सामने शीट ले ही आता हूं। इस तरीके से एक शीट है और इस शीट की जो लेंथ है चारों साइड की वो dd है और इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस, मतलब जितनी ये लेंथ है इसका आधा डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q पड़ा है इस तरीके से। तो बताइए कि इस पूरे स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो क्वेश्चन आया था फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, पासिंग थ्रू द स्क्वायर, और वो भी किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। ये क्वेश्चन था। तो अब देखिए गॉस लॉ को हमें यूज करना है तो सबसे पहले गॉस क्या कहता है, चार्ज कैसा होना चाहिए, एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज नहीं, तो इसको एनक्लोज करने के लिए हमने लेट किया कि ये पूरा जो चार्ज है ये एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है और क्यूब कैसा है, जिसकी साइड कैसी है, dd लेंथ की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्यूब बना दिया इसके चारों तरफ इस तरीके, और ये जो क्यूब है इसकी जो साइड्स हैं उसकी वैल्यू भी कितनी है, dd है। तो यानी मैंने क्या किया, इस स्क्वायर के, ये जो स्क्वायर पड़ा था इसके इधर एक स्क्वायर लगा दिया, एक स्क्वायर इधर ये सामने खड़ा कर दिया, एक स्क्वायर इधर लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया और एक पीछे लगा दिया। तो मैंने एक क्यूब बना दिया इसको। तो मुझे बताओ ये d डिस्टेंस है और आपका चार्ज इस स्क्वायर से d/2 डिस्टेंस पे था। इसका मतलब ये टॉप वाली जो सरफेस होगी और बॉटम वाली जो सरफेस है इसके बीचों बीच में, क्योंकि टॉप और बॉटम का बीच का डिस्टेंस कितना है, d, और चार्ज का पड़ा d/2 पे, इसका मतलब सेंटर पे है ये। इसका मतलब Q चार्ज इस क्यूब के कहाँ है, सेंटर में। तो मैं कहूँ कि फाई नेट कितना होगा, और फाई नेट कहाँ तक, क्यूब से, मतलब इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल सकता है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है इसके लिए कि सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। तो एक क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर से कितना निकल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक क्यूब के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं। तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और उस एक फेस को मैं स्क्वायर कह सकता हूं क्योंकि क्यूब बनता ही किसकी मदद से, स्क्वायर की मदद से तो बनता है। सारे के सारे जो फेस है स्क्वायर शेप में, यानी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो हमसे पूछा गया है फाई वन फेस या फिर फाई स्क्वायर से कितना निकल रहा है। तो मेरे को बताओ, एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं तो एक फेस से कितना निकलेगा। जब टोटल 6 फेस से Q बाई एप्सिलॉन निकल रहा है तो एक फेस से कितना निकलेगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन। तो जितनी फेस है उसका डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में एक फेस का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक ही नहीं था, इसमें बी पोर्शन भी था। क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई किया गया आगे कि भाई यदि ये चार्ज d/2 डिस्टेंस पे नहीं पड़ा होता और d डिस्टेंस पे पड़ा होता, मतलब अभी सेंटर पे पड़ा था क्यूब के, सेंटर पे नहीं रख के वापस कहाँ गया, टॉप वाली जो सरफेस है, टॉप वाला जो फेस है वहां पड़ा है चार्ज। साथ ही आपने जब चार्ज को d/2 डिस्टेंस से ऊपर लेके आया, मूव कराया, तो आपके जो क्यूब है इसकी साइड भी आप 2d कर दीजिए। मतलब इसको यदि आप d/2 से d पे ले जाते हैं तो इसकी साइज भी बढ़ा दीजिए, यानी ये भी 2d की कर दीजिए इस तरीके से, बड़ा स्क्वायर, बड़ा क्यूब बना दीजिए। तो क्या होगा, वापस d/2 डिस्टेंस से d पे आ गया तो आपने क्यूब को भी तो उतनी ही रेस्पेक्ट में बड़ा कर दिया, तो चार्ज वापस कहाँ पड़ा रहेगा, उस सेंटर पे पड़ा रहेगा क्यूब के। कहने का मतलब ये है कि अब आपने क्यूब कैसा बना दिया है, थोड़ा बड़ा बना दिया है इस तरीके से। और अब ये नीचे वाला जो सरफेस है इससे कितनी डिस्टेंस पे, d पे, तो आपकी टोटल ये इसकी लेंथ कितनी है स्पेस की, 2d है। तो वापस चार्ज तो कहाँ है, आपके क्यूब के सेंटर में ही है। तो नया फ्लक्स कितना आएगा, फाइनाइट न्यू रिमेन सेम Q बाई एप्सिलॉन। तो हम कह सकते हैं नो चेंज अकर्ड,
कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो बोलता है कि भाई यदि हम ऐसा कर दें, क्यूब की दीवारों की जो लेंथ है वो 2d कर दें और d/2 से चार्ज को d डिस्टेंस पे ऊपर ले जाएं, तो कितना फ्लक्स चेंज होगा? तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्यूब से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्लक्स से रिलेटेड। तो इसको आप देखें, क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स के क्वेश्चन, क्यूब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब एक क्यूब को पहले यहाँ पर बना लिया जाए और यहाँ पर समझ लिया जाए कि क्यूब तेरे अंदर होता क्या है। तो फेस होती है इसके अंदर 6, फेस कितनी होती है 6, कॉर्नर्स कितने होते हैं इसके अंदर, वर्टेक्स, कॉर्नेक्स या वर्टेक्स कितने होते हैं 8, अरे 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस कितनी होती है 1, पीछे वाली 2, इधर वाली 3, ये 4, ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। इसी तरीके से एजेस, किनारे, किनारे मतलब ये इस तरीके के, ये कितनी है किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितनी होती है 12 एजेस होती है। चीज क्लियर है? तो पहला ही क्वेश्चन मेरा यह आया कि कोई क्यूब है और इस क्यूब के, ये क्यूब बना दिया अच्छा सा, तो इसके सेंटर पे कोई चार्ज पड़ा है क्यू, तो बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फाइनाइट कितना निकलेगा भाई Q/ε, हमको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन तो क्या है, क्यूब के अंदर चार्ज पड़ा है Q, सेंटर पे पड़ा है, कितना फ्लक्स निकलेगा Q/ε, बहुत कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन आया कि जो क्यूब है इसके सेंटर पर नहीं पड़ा चार्ज, चार्ज क्या पड़ा है इसके किसी एक फेस पे पड़ा है यहाँ पे, मतलब इसके 6 फेस में से किसी एक फेस पे इसका चार्ज पड़ा है क्यों, तो अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो एक फेस से पूछ रहा है। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनक्लोज नहीं है। तो एनक्लोज कैसे करें भाई, ये तो कॉर्नर पे बैठा ना या फेस के ऊपर बैठा, तो एनक्लोज तो ही नहीं है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके जैसा का जैसा एक क्यूब और बना दिया है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बेटा, तो आपको समझ में आएगा ये इस तरीके से दिख रहा है आपको एक क्यूब, ऐसे का ऐसा एक क्यूब। तो अभी इसके जैसे का ऐसे क्यूब यहां बनाने से हुआ क्या कि ये चार्ज जब इसके दोनों क्यूब के बीच में क्या आ गया, सेंटर में आ गया। तो मैं यदि फाई पूरे सिस्टम की बात करूं, सिस्टम अब कितने क्यूब लेके बैठा है, 2 क्यूब लेके बैठा है, तो फाई सिस्टम तो Q/ε ही है, क्योंकि दोनों क्यूब में कितना चार्ज है Q ही है। लेकिन मैं फाई 1 क्यूब की बात करूं कि भाई एक क्यूब से कितना फाई निकल रहा है, कितना फ्लक्स, एक क्यूब से, तो पूरे सिस्टम में 2 क्यूब है और दोनों क्यूब से कितना निकल रहा है Q/ε, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा 1/2 Q/ε। लेकिन मैं बात करूं कि एक फेस से कितना निकल रहा है इस पूरे सिस्टम में, यदि मैं इस पूरे स्क्वायर इसको हटा दूं यहां से वापस और मैं यहाँ पे वापस उसी क्वेश्चन पर आ जाऊं कि इस फेस से कितना निकल रहा है, 5 फेस। मेरा मोटिव क्या था, 5 फेस ही तो था। पहले मेरे को 5 फेस निकालने के लिए यहाँ पे एक मानना पड़ा कि इनक्लोज्ड है और पूरा सिस्टम से कितना Q/ε, तो पूरे सिस्टम से इतना, तो एक क्यूब से कितना इतना, तो एक फेस से कितना, तो एक फेस से कितना। तो देखो यहाँ पर आपके सामने इस वाले फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितने फेसेस से कनेक्टेड है, तो देखो 5 फेस से कनेक्ट है ये, एक सामने वाली से ही तो कनेक्ट नहीं है। बाकी देखो ये वाला फेस इससे कनेक्ट है, ये देखो यहाँ से, नीचे वाला फेस भी कनेक्ट है, देखो यहाँ से भाई ये नीचे वाला ये इससे कनेक्ट है ना, इससे यूं 2, एक तीसरा तो खुद ही है ये, चौथा ये वाली भी कनेक्ट है देखो इस वाली दीवार से, और ये पीछे वाली भी कनेक्ट होगी ना इससे, यानी एक सामने वाली भुजा। मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये कोई स्क्वायर है, तो इस वाले फेस से ये सामने वाली टच नहीं होगी। आप घर पे बैठे हैं, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमरे को देख लो, जिस कमरे की तरफ आप मुंह करके बैठे, दीवार की तरफ आप मुंह करके बैठे, वो दीवार आपके पीछे वाली दीवार से कनेक्ट कभी नहीं हो सकती, लेकिन साइड वाली दीवार, बॉटम और टॉप, ये आपकी जो मेरे पीठ पीछे भी आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार से कौन कौन कनेक्ट होगा, एक तो बॉटम, एक टॉप साइड, एक ये साइड वाली दोनों दीवार। लेकिन मेरे सामने वाली दीवार तो इस वाली दीवार से कनेक्ट कभी नहीं हो सकती ना। तो हमें क्या पता लगाना है इसमें कि जिस भी फेस से आप निकाल रहे हो उससे कितने फेसेस कनेक्ट है, टोटल 5 फेसेस। तो एक फेस से कितना निकलेगा 1/5, 5 फेसेस है इसलिए 1/5 Q/, और Q/, नहीं
एक क्यूब से कितना निकल रहा है 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन। तो देखो कितना अलग ही आंसर आया 1/10 क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं नीट और जेई में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक क्यूब के फेस पे पड़ा चार्ज उससे एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो पहले तो पता लगाओ एक क्यूब से कितना निकल रहा है। एक क्यूब से निकल रहा है 1/2 और फिर इस फेस से 5 फेस कनेक्ट है इसलिए 1/5 इंटू एक क्यूब का फ्लक्स यानी 5 इंटू 10 1/10 क्यूब बाई एप्सिलॉन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जोरदार इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्यूब है इसके जो चार्ज अब फेस पे भी नहीं पड़ा है, ये क्या पड़ा है इसके इस कोने पे पड़ा है। कहाँ पड़ा भैया कॉर्नर पे पड़ा है। तो यहाँ अब कॉर्नर पे पड़ा है तो इसको क्या करना पड़ेगा इनक्लोज करना पड़ेगा। इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी ध्यान से समझना। तो देखो आप इमेजिनेशन कैसे करें, जैसे मैं आपके सामने चौक का डब्बा लिया तो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है यहाँ पर, ये जैसे मैं इसको यहाँ फंसा ही देता हूँ छोटा सा। ये आपको ये छोटी सी चौक दिख रही है आपका चार्ज है। इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐसे का ऐसा डब्बा एक तो फिर आगे लगाना पड़ेगा। तो 1 और 1 2 हो गए, एक इधर लगाना पड़ेगा 3, एक इधर लगाना पड़ेगा 4 यदि मैं यहाँ पे सेट करूँ तो ये उनके ऊपर बैठा है छत पे है अभी तो अब इनको ढकने के लिए 4 और ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो 4 ही नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए 8। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐसे। ये 3D है तो इसको थोड़ा ढंग से ही समझना। 2 ऐसे ही 2 आगे लगाना पड़ेंगे इस तरीके से। तो ये तो नीचे नीचे बीच में आ गया। अब 4 लगा दिया मैंने ऐसे कि 4 ऊपर। अब ये तुम गया दिमाग काम करना बंद कि अब समझ में नहीं आएगी कि अब हमारा काम नहीं कर रहा दिमाग। तो दिमाग तो काम रोको मत, करने दो, रोको मत उसे। इस तरीके से 2 और 2 पीछे की तरफ। तो 3D है भैया, इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा ना। तो टोटल एक कॉर्नर पे पड़ा है तो अब याद रखो कितने कोने कितने थे 8 कोने थे। एक क्यूब में कितने कोने 8 कोने, तो 8 ही क्यूब लगेंगे उसको एनक्लोज करने के लिए। तो एक सिस्टम से भाई 8 क्यूब के एक सिस्टम से कितना फ्लक्स निकलेगा क्यू बटा एप्स नॉट, क्योंकि 8 क्यूब के बीचों बीच कौन सा चार्ज है क्यू है। तो क्यू बाई एप्स नॉट तो पूरे 8 क्यूब से निकल रहा, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा तो 1/8 क्यू बाई एप्स नॉट। अरे 8 से इतना निकल रहा तो एक क्यूब से 1/8। अब मैं कहूं कि एक फेस से कितना निकलेगा 1 फेस। अब दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो अब दिमाग करना बंद हो जाता है तो वापस उसी पे आ जाओ जहां से स्टार्ट हुए थे। अब देखो ट्रिक यही है ना, क्यों बन गया ये हमारा कोना कहाँ है ये रख। अब आप बेटा ध्यान से देखो कि इस कोने से कितने फेस अटैच्ड है, बस आपको ये पता लगाना आपका आंसर आ जाए। इससे देखो आपको एक तो ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है 2 और एक ये ऊपर वाला अटैच्ड है 3। बस एक कोने से आप घर में बैठे हैं तो एक कोने से सिर्फ 3 होगी, एक तो ऊपर वाली, एक साइड वाली और एक ये इधर वाली। बाकी 3 का कोई लेना देना नहीं है इस कोने से। यानी 3 फेस कनेक्ट है एक कोने से, एक तो ये, एक 2 और ये तीसरा। तो एक फेस से कितना हो जाएगा 1/3, 3 ही और एक क्यूब से कितना निकला 1/8 क्यू बाई एप्स नॉट। तो देखो 3 × 8 1/24 क्यू बटा एप्स नॉट। तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं कि एक कॉर्नर पे चार्ज पड़ा है क्यू, बताइए एक फेस से कितना निकल रहा है। ऑप्शन आता है क्यू बाई एप्स नॉट, दूसरा ऑप्शन क्यू बाई 8 एप्स नॉट, तीसरा ऑप्शन 24 क्यू बाई 1/24 क्यू बाई एप्स नॉट, फोर्थ ऑप्शन 1/10 क्यू बाई। आपको ये लगा देना है, आपका आंसर क्लियर है। आगे और देखते जाओ। अभी तो कितने केस हुए, एक केस बाकी है इसमें, 4 केस है। अब अगला है कि भाई क्यूब था, अब ध्यान से देखना चार्ज क्या पड़ा हुआ है अब एज पे। ये क्या कहलाती है किनारा, किनारा मतलब एज। तो आपका चार्ज अब क्या पड़ा है ना तो सेंटर पे ना फेस पे ना कॉर्नर पे, अब का पड़ा है एज पे। एज पे पड़ा है तो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए अब कितने चाहिए होंगे, तो देखो ध्यान से देखो, यहां पड़ा है तो एक तो यही चाहिए,
एक इसके साथ ही चाहिए यहां, मतलब ये लो, अरे ये क्या किया रे, दो से काम हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी तो छत पे आया, यानी एक इसके ऊपर और लाओ इस तरीके से, ये 3 और एक और अभी भी देखो कहां है, इधर से खुला है, छत खुली छूट रही, ये लो। तो टोटल 4 से क्या हो गया, ये एनक्लोज्ड हो गया। तो हम यहाँ पे सिस्टम की बात करें, सिस्टम कितने का क्यूब, कितने क्यूब का है? 4 क्या है, तो 4 के लिए तो क्या है 1/Q/S0, लेकिन एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा 1/4 Q/S0। और एक फेस, रे फेस एक फेस से, तो मेरी बात सुनो, जब फेस की बात आती है तो सिस्टम को छोड़ दो, वापस उसी पे आ जाओ जहां से स्टार्ट हुए थे। तो देखो वापस उसी पे आने का पर हमें क्या मिलेगा, कहाँ थे अपन, यहाँ पे थी एज। मुझे बताओ इस एज से कितने सरफेस अटैच्ड हैं? तो 2 ही हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, बस। या और है? अरे है, ये भी तो है 3, और पीछे वाली 4, 2 नहीं है, एक तो सामने वाली और एक बॉटम वाली। किसी भी एज से बॉटम कैसे कनेक्ट हो सकता है, और सामने वाला कैसे? एज इस दीवार पे है तो उस वाली से कैसे कनेक्ट होगी? तो 2 ही छूट जाएगी, 4 से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है तो 1/4, और एक क्यूब से कितना निकला था 1/4 Q/S0। तो हमारा 1/4 कितना आंसर आ गया भैया, 5S 1/16 Q/S0। तो ये हमारे सामने एक फेस से निकल गया फ्लक्स। तो अब देखो क्यूब से कुछ नहीं बचा, हर तरीके से, कोने पे पड़ा है तो कैसे होगा, एज पे पड़ा है तो कैसे होगा, फेस पे पड़ा है तो कैसे निकलेगा, एक फेस से कितना निकलेगा, एक क्यूब से कितना निकलेगा, टोटल सिस्टम से कितना निकलेगा, हर तरीके से अपन ने वैल्यू लिख रखी है। आपसे जैसा पूछे आपको दिमाग उस तरीके से लगा के इसको कर लेना है। अब यदि क्यूब ही नहीं आवे, फ्लक्स ही पूछ रहा है, हम फ्लक्स को बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कारण क्या है कि फ्लक्स 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर बनेगा फ्लक्स के लिए। तो हम जब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एक तो क्यूब से भाई बॉडी कैसी हो सकती है, क्यूबिकल हो सकती है, या फिर अब बॉडी कैसी हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, या फिर बॉडी कैसी हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है। 3 तरह की बॉडी हो सकती है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेरिकल बॉडी की, और उसके लिए फ्लक्स कैसे निकलेगा अब आगे देखते हैं हम। देखो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्फीयर था जिसकी रेडियस कितनी थी R1 थी, और इसका एरिया कितना था S1 था। इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज कितना था Q1, और एक स्फीयर कैसा था, बड़ा था, जिसकी रेडियस R2 थी, इसका एरिया S2 था, और इसके अंदर चार्ज कितना था Q2। क्वेश्चन आया कि S1 एरिया वाली स्फेरिकल सेल से निकलने वाले फ्लक्स, S1 एरिया वाली स्फेरिकल सेल से निकलने वाले फ्लक्स और S2 एरिया से निकलने वाले फ्लक्स का रेशियो बताइए। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, 2017 में नहीं, ये 2018 में समथिंग पूछा गया होगा ऐसा क्वेश्चन, याद नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फिर मुझे पता होना चाहिए कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मुझे गाउस की जो थ्योरम है उसको याद करना पड़ेगा। क्या मेरा Q1 चार्ज S1 एरिया में इनक्लोज है? यस, Q1 चार्ज मेरा S1 में इनक्लोज है, इसका मतलब इससे फ्लक्स निकलेगा। क्या इस Q1 का सेंटर पे होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। गाउस क्या कहता है, चार्ज अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी हो, फ्लक्स तो जितना चार्ज है उतना ही निकलेगा। तो हमारे S1 के कारण जो फ्लक्स निकला वो कितना आ गया, φ1 बराबर Q1 कैपिटल Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इस पूरे S1 में चार्ज कितना इनक्लोज है, Q1 ही है, तो फ्लक्स भी कितना निकला, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बोला कि S2 में से फ्लक्स कितना निकला, φ2। तो मेरे को बताओ इस पूरे S2 में क्या Q2 ही इनक्लोज है क्या? इसमें Q1 भी इनक्लोज है और Q2 भी इनक्लोज है, तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे चाहिए क्या, φ1 φ2 की वैल्यू आ गई, रेशियो चाहिए, तो φ1 बटा φ2 कितना होगा, φ1 बटा φ2 आपके सामने बहुत आसानी से Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन।
तो स्फेरिकल सेल से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको इसको करना है। अब एक सिलेंडर से अपन क्वेश्चन लेते हैं, देखो कैसे जोरदार क्वेश्चन, बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। स्क्वायर शेप में आता है, कभी कभी सिलेंडर शेप में आता है। आप लोग जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है और ये जेड। चलो आगे, ओरिजिन इधर है और एक सिलेंडर यहाँ पे ऐसा फंसा रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। और मजे की बात यह है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर ही है। और ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर पे जो चार्ज है वो कितना है, अच्छा नहीं, चार्ज तो यहाँ पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज पड़ा है ये, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरह वैल्यू इस तरीके से दे रखी है कि ई वेक्टर कितना है, 50x आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50x आई कैप, मतलब x एक्सिस में ही लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बता रखा है इसने, इस एक्सिस में बता रखा है 50, और x यहाँ पे क्या है, दूरी है। आप x बराबर यदि 1 रखेंगे तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यदि x बराबर 2 रखेंगे, 1 + 1 2, तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, थ्रू द सिलेंडर। कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है, बड़े आसान है। ये रहा सरफेस एरिया, 3 सरफेस होता है सिलेंडर में। एक को मान लिया S1, इसको मान लिया S2 और क्राउड को क्या मान लिया S3। तो एलिमेंट भी होंगे, एक एलिमेंट DS1 डायरेक्शन इधर वेक्टर, DS2 डायरेक्शन किधर, इधर मुंह है तो इधर, और DS3 तेरी डायरेक्शन किधर, ऊपर। अभी तो करी थी एप्लीकेशन, S3 तेरा एलिमेंट DS3 और तेरी डायरेक्शन ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा, इधर, इधर, उधर ही जा रहा। यानी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उधर है। तो θ1 कितना है, 180 डिग्री है। S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उधर ही है। तो θ2 कितना है, 0 डिग्री है। DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, θ3 बराबर 90 डिग्री है। आपको चाहिए फ्लक्स टोटल, ये लो, फाई नेट इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तोड़ो, 3 हिस्सों में तोड़ो। S1 ई ds1 कोस θ1 प्लस ई ds2 कोस θ2 प्लस ई ds3 कोस θ3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? तो भाई मेरे को देखो, इधर E की वैल्यू देखो। जब फर्स्ट वाले की बात करें DS1 की, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एरिया भी दे रखा है आपको। इसका पूरा जो एरिया है ना, ये गिवन है कि ये जो एरिया है पूरा, ये कितना है, DS बराबर टोटल S बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन में गिवन है इधर। तो यदि ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में बदल दे तो 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे देखें इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रखें। तो पहले तो θ1 θ2 θ3 की वैल्यू रख देते हैं। तो इसके लिए θ1 कितना है, 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, ई DS1 cos 180 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा, ई DS2 θ2 कितना है, 0 डिग्री। तो ई DS2 cos 0 डिग्री प्लस ये तो पूरा ही 0, क्योंकि DS3 और cos में कितना एंगल हो जाएगा। तो 1 सेकेंड, सबसे चल रहा है, तो आगे चलते हैं। तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें देखो यहाँ पर इसको अब स्प्लिट कर लेते हैं। देखो E तो बाहर आ गया और ये क्या आ जाएगा, DS1 प्लस ये इधर भी E बाहर आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी ये क्या हो जाएगा, DS2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ से मिटाऊँ मैं, इधर मिटा देते हैं। अब बेटा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी, x पर डिपेंड कर रही है। तो आप देखिए फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई बराबर कितना है,
50x, कितना है 50x। और बेटा देखो x आपके ds1, ये जो ds1 एलिमेंट है या पूरा जो s1 है, इसकी इससे पूरी डिस्टेंस कितनी है, x बराबर 1 मीटर है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x, x मतलब 1 और ds1, तो ds1 ये लिख देते हैं ds1। साथ में क्या लिखा हुआ है cos 180, ये तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो -50 इंटू इंटीग्रेशन ds1 प्लस, अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू एक्स। लेकिन अब ध्यान से देखो इस वाले सरफेस का इसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, x बराबर 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर है। तो 50 इंटू एक्स की जगह कितना लिखूंगा 2 और ये इंटीग्रेशन ds2। अब देखो -50 इंटू ds1, तो हमारे पास कितना आ गया ये ds1 की वैल्यू। यहां पे अपन ने अभी आपको ध्यान हो तो एरिया कितना लिखा था 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा -50 इंटू ds1 की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये हो गया 100 और ये आ गया वापस कितना 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा -50 प्लस 100 यानी कि प्लस का 50, तो 25 इंटू 50 यहाँ पे कितना बचेगा 50 इंटू 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 25 5 जा कितना होता है 125 और 0 है तो 125 इंटू 1250 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 हटा दूँ इसमें से या पूरा ही हटा दूँ -4, तो 0.1254 यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में फाइनाइट आ गया। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। ये तो अपन ने एप्लीकेशन के जरिए कर लिया, नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते थे, एक दूसरा तरीका भी है। लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स अलग निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड का फ्लक्स अलग निकाल लीजिए, ऊपर वाला तो 0 ही होता है। फिर टोटल फ्लक्स में क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दें आप ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड अलग अलग भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds अपोजिट होंगे तो थीटा 180 लेके चलना है, और राइट हैंड साइड में दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो आपको दोनों थीटा 0 लेके इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है, ds1 ds2 की जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि एरिया गिवन है। इस पर्टिकुलर एरिया कितना है ds1, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको हमने मीटर स्क्वायर में बदला 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इस तरीके। तो ये आपके सामने टोटल फ्लक्स 0.1254 इंटू न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से आप फ्लक्स के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।